हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस जर्नी। आज हम लोग देखेंगे 26 दिसंबर एंड 25 दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स में कवर किए गए थे और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना रेलेवेंट है उसकी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे उसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को और समझेंगे कि इस पे पीछे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और फ्यूचर में कैसे क्वेश्चन फ्रेम्स किए जा सकते हैं। इन सब चीज़ों को डिस्कशन हम लोग आज के वीडियो में करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन अपने फर्स्ट करंट अफेयर से। रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ ड्रोन अटैक ऑन इंडियन शिप। एक शिप आ रही थी जो कि रेड सी को क्रॉस करते हुए और इंडिया को बाउंड थी, मतलब इंडिया के गुजरात कोस्ट पे वो पहुंचने वाली थी। बट देखा यह जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से रेड सीज में गतिविधियां बढ़ गई है, जहां पे हाउदीज रेबल्स का नाम आ रहा है कि हाउदीज रेबल्स है जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसने क्या किया है कि उस शिप पे अटैक किया है। इससे प्रॉब्लम्स क्या है कि इससे शिपिंग इंडस्ट्रीज़ को क्या नुकसान होगा और इससे हमारे ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, साइमल्टेनियसली इंडियन की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, वो चीज़ को समझेंगे। और हाउदीज रेबल्स क्या है और दुनिया में अदर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में एक्टिव है और रेड सीज़ के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, रेड सीज़ का लोकेशंस कहाँ पे वो देखेंगे और देखेंगे कि ये जो हाउदीज रेबल्स का अटैक है उसका पर्पस क्या है। तो इंडिया बाउंड एक शिप थी जो वहाँ से सामान लेकर आ रही थी इंडिया के लिए, उस पर ड्रोन अटैक किया गया, जिससे हो क्या रहा है कि शिपिंग इंडस्ट्रीज अपने रूट्स को चेंज करने का सोच रहे हैं। पहले रेड सीज और स्वेज कैनाल जब नहीं था, रेड सीज तो पहले से था, स्वेज कैनाल बाद में बनाया गया, आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया ताकि रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ा जा सके, ताकि शिपिंग हो या फिर वहाँ से डिस्टेंस हमारा बहुत कम हो जाता है इंडिया या फिर सदर्न साउथ एशियन कंट्रीज तक रीच करने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है कि अब यहाँ पे अटैक्स हो रहा है तो कंपनीज प्लान कर रही है कि अटैक से बचने के लिए वो पहले जो रूट को फॉलो करते थे, जैसे कि पहले जो रूट था हमारा अफ्रीका की कोस्ट पे केप ऑफ गुड होप, वहाँ से क्रॉस करते हुए इंडिया पहुँचने का, उसमें तो सबसे पहले टाइम ज़्यादा लगता था और दूसरा कि हमारी कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाएगी और कॉस्ट इंक्रीज होगा और ड्यूरेशन ज़्यादा लगेगा तो अल्टीमेटली ग्लोबल प्राइस पे भी इफेक्ट पड़ेगा और हमारे डिमांड्स को भी इफेक्ट करेगा। तो ये यहाँ समझते हैं, यहाँ ध्यान देते हैं कि हाउदीज रेबल्स एक्टिव इन यमन। यमन जो कंट्री है, यहाँ रेड सी के पास बॉर्डर बनाता है यमन, यमन यहाँ पे कंट्री है, तो यहाँ पे हाउदीज रेबल्स एक्टिव है। ये यमन है, यहाँ पे हाउदीज रेबल एक्टिव है। ये क्या करते हैं, ये लोग को बैक सपोर्ट मिलता है ईरान से। ईरान फाइनेंशियली और मिलिटरली और आर्म्स एंड एमुनिशन का सपोर्ट देता है। तो ये लोग क्या करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, प्रेशर बनाए रहते हैं सऊदी अरेबिया में, और ये लोग पायरेट्स की भी तरह काम करते हैं। रेड सी से जो भी शिप्स क्रॉस करती है ट्रेड के पर्पज से या भी जो भी सामान लेकर यहाँ से क्रॉस करती है, तो उन पर ये क्या करते हैं, उनकी लूटपाट करते हैं और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन्स को ये इम्बैलेंस करेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो हाउदीज रेबल्स बहुत चर्चा में था और इस पर क्वेश्चन भी फ्रेम किए गए थे पिछले कुछ सालों में कि यूपीएससी ने पूछा था कि कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया गया था और पूछा था कि ये किस पर्टिकुलर लोकेशन में एक्टिव है, क्योंकि मिडिल ईस्ट हमारा सबसे डिस्टर्ब जोन है। मिडिल ईस्ट सबसे डिस्टर्ब जोन है और हमेशा प्रश्न वहीं से आए हैं, मेडिटेरेनियन सी हो, डेड सी हो, रेड सी हो और या फिर गल्फ ऑफ एडन हो, यही सबसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन है। जैसे कि अभी इजराइल और हमास को लेकर जो वॉर चल रहा है वो भी हमारे मिडिल ईस्ट को पूरे तरह से डिस्टर्ब किया हुआ है। तो मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास का लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ पर रेड सीज का लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स जो हमारे पीटी में इंपॉर्टेंट होगा और वहाँ ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हाउदीज रेबल यमन में एक्टिव है और तालिबान पिछले साल न्यूज़ में था जब तालिबान ने वहाँ की गवर्नमेंट को टॉपल किया था और वहाँ पे टेक ओवर किया था। तो तालिबान अफगानिस्तान में एक्टिव है, हिजबुल्ला लेबनान में एक्टिव है और हमास ग्रुप जो अभी गाजा स्ट्रिप में एक्टिव है और वहाँ पे ये चर्चा में बना हुआ है ड्यू टू वॉर विथ इजराइल। दूसरा एक टर्म आ रहा है गल्फ ऑफ एडन। पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि गल्फ ऑफ एडन क्या है, तो गल्फ ऑफ एडन रेड सी के जस्ट नीचे है। ये क्या करता है कि रेड सी को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है, रेड सी को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है, तो गल्फ ऑफ एडन ये चर्चा में। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि रेड सीज के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है उनके ट्रिक्स क्या है, उसको कैसे याद करेंगे। और दूसरा ये समझते हैं कि इसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा। सबसे पहले इम्प्लीकेशंस देखते हैं, ये वर्ल्ड ट्रेड को इफेक्ट करेगा क्योंकि स्वेज और रेड सी का जो रूट है सबसे बिजीएस्ट रूट है, मैक्सिमम ट्रेड हमारे वहीं से होते हैं, तो ये हमारे वर्ल्ड ट्रेड को इफेक्ट करेगा। दूसरा, शिपिंग इंडस्ट्रीज वुड चूज द लॉन्ग रूट्स ऑफ केप ऑफ गुड होप। वो शिपिंग इंडस्ट्रीज अपने रूट्स को चेंज करेंगी और वो लोग लॉन्ग रूट्स को अपनाएंगे, जिससे हमारा एक तो ड्यूरेशन भी बढ़ेगा और हमारा प्राइस भी इंक्रीज होगा प्रोडक्ट का, जो कि फाइनली बियर करना पड़ेगा कस्टमर को। एट द एंड कस्टमर हैव टू पे, जिससे प्रॉब्लम्स आएगी, इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन भी बनेंगे। और तीसरा क्या इंप्लीकेशंस होगा, वुड एस्केलेट द टेंशन अमॉन्ग द मिडिल ईस्ट कंट्रीज। मिडिल ईस्ट तो पहले से ही डिस्टर्ब जोन है, पहले से ही सेंसिटिव जोन है और ये टेंशन सारे कंट्रीज में और ये क्रिएट करेगा। हाउदीज ये काम कर रहे हैं, ऑल द कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट नोज दैट हाउदीज आर बैक बाय दी, बैक सपोर्ट उनका किसके पास किसका दिया जाता है, और बैक सपोर्ट ईरान का है। तो ये मिडिल ईस्ट में टेंशन को और बढ़ाएगा, इससे वॉर लाइक सिचुएशन फ्यूचर में फर्दर और भी इंक्रीज होंगे। तो ये सब इसके इंप्लीकेशन है। देखते हैं कि रेड सीज के आसपास जितने भी कंट्रीज है वो कौन कौन से कंट्रीज और कौन कौन से कंट्रीज बॉर्डर करते हैं। तो रेड सीज को बॉर्डर करते हैं 6 कंट्रीज, जिसमें सऊदी अरेबिया, फिर इसके नीचे यमन, ये इधर ईस्टर्न साइड में आएगा, वेस्टर्न साइड में इजिप्ट,
फिर सूडान, एरिट्रिया और एक कंट्री और है डिजबोटी यहाँ पे। ये 6 कंट्रीज है जो कि इसको रेड सी को क्या करती है, बॉर्डर करती है। इसको याद करने का एक ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं, डेजी कोड फॉर रिमेम्बरिंग द कंट्रीज नेम। इसमें 6 लेटर है डेजी में, डी फॉर डिजबोटी, ई फॉर एरिट्रिया, एस फॉर सऊदी अरेबिया, एंड अगेन एस फॉर सूडान, एंड ई फॉर इजिप्ट, एंड वाई फॉर येमेन। तो ये 6 कंट्रीज है जो कि बॉर्डर करती है रेड सी के साथ। तो ये पूरा न्यूज़ बना हुआ है, और ये इस न्यूज़ को लेकर जो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन था वो हम लोगों ने डिस्कस किया, और हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं वो हम लोगों ने देखा कि इसके लोकेशंस को लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ को लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जो भी डिफरेंट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको लेकर क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं कि ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे एक्टिव है और प्रेजेंटली किस कंट्री में ये काम कर रहे हैं। ये इसको लेकर हमारा टोटल इन्फॉर्मेशन हुआ। दूसरा न्यूज़ जो हमारे पेपर में इंपॉर्टेंट है वो है ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर, और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर। एक आर्टिकल आया था, एक न्यूज़ आया था जिसमें ये बताया गया कि गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है कि उनको जो हाउसिंग प्रोवाइड करना है। सेकेंड न्यूज़ जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी ये कवर किया। तो उसमें बताया गया कि ट्राइबल ग्रुप्स को लेकर और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को लेकर, जो ट्राइबल जनजाति हमारे लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे, उनको लेकर कोई भी आर्टिकल आए, कोई भी न्यूज़ आए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूज़ कहता है कि गवर्नमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड करने जा रही है, जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इनको मिलने वाला है। तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स क्या है उसके बैकग्राउंड डेटा को समझ लेते हैं और ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में समझ लेते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके पीटी में इंपॉर्टेंट है, और इसको लेकर प्रीवियसली क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले इंडिया में मोर देन 750 ट्राइबल ग्रुप्स है इंडिया में, जिसमें से भी जैसे कि जनरल कैटेगरीज होती हैं, रिजर्व कैटेगरी होते हैं, ओबीसीज में भी 2 कैटेगरीज होते हैं, एससी में भी कुछ निम्न वर्ग के होते हैं, जनरल में भी कुछ कमजोर वर्ग के होते हैं जिनको हम लोग ईडब्ल्यूएस का स्टेटस देते हैं। तो वैसे भी ट्राइबल ग्रुप में कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो काफ़ी पिछड़े थे। 2 ट्राइबल ग्रुप्स तो पिछड़े हैं, बट उसमें भी कुछ और पिछड़े हैं, उनको हम लोग एक स्टेटस देते हैं। उनको हम लोग किस फॉर्म में बोलते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। तो मोर देन 750 ट्राइबल ग्रुप्स इंडिया में एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसमें से भी 75 ट्राइबल ग्रुप्स को हम लोग कैटेगराइज करते हैं एज ए PVTGS, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। इनके डेवलपमेंट के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट इस साल 15 नवंबर 2023 को, जो कि जनजातीय दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग, बिरसा मुंडा की जयंती के दिन पे, गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आती है। इस स्कीम का नाम है PM जनमन स्कीम लेकर आती है फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स। तो इससे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है उसके मैक्सिमम जो ग्रुप्स है उसमें वो किस स्टेट्स में है, तो वो उड़ीसा में है। तो ये सीक्वेंस ध्यान में रखना है कि उड़ीसा में मैक्सिमम है 13 ग्रुप्स है, फिर आंध्र प्रदेश में है 12, एंड देन बिहार एंड झारखंड मिलाकर 9 है। ठीक है, तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप से क्या है ये समझे, और इसमें अभी प्रेजेंटली 75 ट्राइबल ग्रुप्स को इंक्लूड किया गया है। तो इसको डेटा को लेकर मिसबैलेंस दिया जाता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपको फ्रेम कर देगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। इसमें 75 न लिख के आपको बता देगा 95 ट्राइबल ग्रुप्स था। ये यूपीएससी में भी सवाल आया था, 75 की जगह पे 95 ट्राइबल ग्रुप्स लिखा हुआ था, जो कि गलत ऑप्शन था। वो एलिमिनेट कर लेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ट्राइबल ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल्स को लेकर कुछ भी न्यूज़ आए तो उसको कवर करना है। PM जनमन स्कीम इनके ग्रोथ के लिए लाया गया, इनके ओवरऑल बेटरमेंट के लिए लाया गया, तो ये चर्चा में बना हुआ था। इस स्लाइड में देख सकते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में ये पेपर में आया था। ये मैप के माध्यम से बताया गया है कि किस स्टेट में कितने ग्रुप्स है, तो लिखा हुआ है टोटल 75 ग्रुप्स है, उसमें भी 13 ग्रुप्स उड़ीसा में दिखा रहा है, और फिर 9 बिहार में, बिहार एंड झारखंड कंबाइंड 9 होता है, और फिर आंध्र प्रदेश में 12 ग्रुप्स है। यहाँ पे PM जनमन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। PM जनमन क्या है, तो 3 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स है उनके लिए स्कीम लाया गया था, और 75 PVTGS कम्युनिटीज़ है जिनको हम लोग रिकॉग्नाइज किए हैं। इतना 24,000 करोड़ का एलोकेशन इनके लिए दिया गया है, और इसमें बताया गया है कि ये जो 11 सेक्टर्स मेंशन है ये सब इनके लिए किया जाएगा, ट्राइबल ग्रुप्स के बेटरमेंट के लिए किया जाएगा। जैसे कि सबके लिए पक्का घर, हर घर नल जल, गांव-गांव तक सड़क, हर घर बिजली, ये सब सुविधाएं इनको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि ये भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड इनको भी मिले और इनकी भी ग्रोथ को हम लोग ऊपर कर सकें। थर्ड न्यूज़ जो हमारे पेपर में एडिटोरियल सेक्शन में आया था, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डार्क वेब के ऊपर आया था कि डार्क वेब क्या है, और डार्क वेब से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन कुछ आई हुई थी पेपर में। तो समझते हैं कि डार्क वेब है क्या और कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, क्यों ये चर्चा में बना हुआ है। तो डार्क वेब बहुत दिनों से चर्चा में है और बार बार इसको लेकर एडिटोरियल आता है, तो इसको समझते हैं कि डार्क वेब है क्या और इस बार किस कॉन्टेक्स्ट में ये दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि इंडिया का मोर देन 80 मिलियन जो इंडियन यूजर्स है, उनके डेटा जो है, डेटा जैसे कि उनके आधार कार्ड का नंबर, उनके पैन कार्ड का नंबर,
और उनके फ़ोटो, उनके सिग्नेचर्स और उनके सेंसिटिव कुछ इन्फॉर्मेशन डार्क वेब प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है और वहाँ पे इसकी ट्रेडिंग हो रही है। कंपनीज़ वहाँ पे जा रही है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, उस इन्फॉर्मेशन को कंपनी वहाँ से परचेज कर रही है एंड देन वो टारगेट डिलीवरी करते हैं। जैसे कि आपको क्या पसंद है, आपके डेटा के अकॉर्डिंग पता करते हैं और वो पर्टिकुलरली डेटा उन कंपनीज़ को बेचा जाता है जिसकी उसको ज़रूरत है और फिर वो उसको टारगेट करते हैं, अपने कस्टमर को टारगेट करते हैं अपने सर्विस को डिलीवर करने के लिए। तो डार्क वेब प्लेटफॉर्म को समझते हैं। तो इसका डेफिनेशन है ये है कि डार्क वेब में हम लोग क्या करते हैं, इनक्रिप्टेड फॉर्म में सर्च इंजन हम लोग सर्च इंजन पे ये सर्च किए जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल सर्च इंजन जो हम लोग यूज़ करते हैं जैसे गूगल, आउटलुक, ये सब जो है, क्रोम वगैरह, उसमें क्या होता है, उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं ओपन वेब की कैटेगरी में। उसमें क्या होता है कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से सर्च कर सकते हैं और ईजिली आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है। लेकिन डार्क वेब में ऐसा नहीं। डार्क वेब में आपकी इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी रखी जाएगी, आपके एनोनिमिटी को बनाए रखी जाएगी, आप क्या सर्च कर रहे हैं और वहाँ पे जो सर्च आप करेंगे वो एक प्रोटेक्टेड होगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। तो वहाँ पे इसका फ़ायदा क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। इसका फ़ायदा ये क्या है कि आप कोई चीज़ को सर्च कर रहे हैं, जैसे कि कोई चीज़ इलीगल, तो उसको आप सर्च कर रहे हैं, तो आप ओपन वेब के माध्यम से नहीं कर सकते, क्योंकि आप ट्रेस कर लिए जाएंगे कि आपने इस चीज़ को सर्च किया है और आप इस डायरेक्शन में काम करना चाह रहे हैं। सपोज दैट आप कोई इलीगल एक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, जैसे कि टेररिज्म काइंड ऑफ थिंग्स में आप इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, तो आप ओपन प्लेटफॉर्म को कभी यूज़ नहीं करेंगे। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है कि डार्क वेब, उस पर अच्छी चीज़ें भी की जाती है, अच्छे रिसर्च भी लोग करते हैं, बट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डार्क वेब का यूज़ किसके लिए किया जाता है, टेररिस्ट फंडिंग के लिए, टेररिस्ट एक्ट के लिए किया जाता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, आर्म्स एंड एमुनेशंस का जो सेल एंड परचेज है कंट्रीज़ या फिर किसी भी ग्रुप के द्वारा, तो डार्क वेब के जरिए से ही करते हैं। टेररिस्ट मैसेजिंग वगैरह डार्क वेब के ही द्वारा किया जाता है। ये सब डार्क वेब का ड्रॉबैक है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट है जिसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो डार्क वेब काफ़ी हिडन है, उसमें डेटा काफ़ी हिडन रहता है, काफ़ी सिक्योर रहता है। उसमें आपके सर्च जो भी आप सर्च कर रहे हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है और उसमें जो IP एड्रेस है, जैसे कि आप ओपन वेब से किसी भी चीज़ को सर्च की तो आपके IP एड्रेस से आपको ट्रेस किया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन से इस चीज़ को सर्च किया जा रहा है और ये चीज़ें हो रही है। बट डार्क वेब में ऐसा नहीं। डार्क वेब में क्या होता है, उसमें आपके एक साथ आपके IP लोकेशन 10 जगह शो करेगा, तो फिर वहाँ पे ट्रेस कर पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल वाला सिचुएशन बन जाता है। वहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज़ को भी प्रॉब्लम्स आती है उस चीज़ को ट्रेस करने में। और इसके लीगलिटी के ऊपर समझते हैं क्या ये लीगल है या फिर इलीगल है। तो इसके लीगलिटी के ऊपर ये बोलते हैं कि ये लीगल है, तब तक ये लीगल है जब तक आपके जो एक्ट है वो इलीगल है। जब अगर आप इस प्लेटफॉर्म का यूज़ इलीगल प्लेटफॉर्म के इलीगल रूप में करने लगे तब ये चीज़ इलीगल में आएगा, और अगर आप अच्छी चीज़ों के लिए कर रहे हैं तब ये इलीगली वैलिड है, ठीक है। और एक चीज़ समझते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है, पीपल क्यों यूज़ करते हैं, वाई डू पीपल यूज़ डार्क वेब। एक तो एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है, आप क्या कर रहे हैं वो किसी को नहीं पता है। दूसरा हिडन सर्विसेज में जैसे आर्म्स एंड एमुनेशन का सेल एंड परचेज, टेररिज्म, ये सब, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये सब आप जो सर्विसेज वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो हिडन रहता है, किसी को पता नहीं रहता है, ठीक है। तो ये सब इसके फ़ायदे हैं और नुकसान है, मैक्सिमम इसका नुकसान है। दूसरा ये क्या है कि अभी NCRB का डेटा आया था, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा आया था, उसने बताया कि इंडिया में साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अभी इंडिया में लास्ट ईयर 24% साइबर क्राइम का जंप हुआ है प्रीवियस ईयर से। तो इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी किया था कि जितने भी सैमसंग फ़ोन के यूज़र है उनको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके जो फ़ोन्स है वो साइबर अटैक के लिए बेस्ट सूटेड है, क्योंकि उनके जो फ़ोन्स का सिक्योरिटी पैच है वो अपडेट नहीं था, सैमसंग के द्वारा अपडेट नहीं किया गया था। तो वो काफ़ी सेंसिटिव हो गया था मुद्दा कि उनके फ़ोन्स को टारगेट किया जा रहा था साइबर अटैकर्स के द्वारा। तो इंडिया में साइबर अटैक्स आए दिन बहुत बढ़े हैं और ऐसा भी बोला जा रहा है कि इंडिया जो वन ऑफ दी लार्जेस्ट इकोनॉमीज बनने वाली है। देन इस तरह के इंसिडेंट्स अभी फ्यूचर में और भी देखने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा G20 के ऊपर। G20 पिछले 1 साल से चर्चा में था, उसका रीज़न भी हम लोग समझ सकते हैं कि इंडिया को इस बार का प्रेसिडेंटशिप मिला हुआ था, जिसका समिट अभी हम लोगों ने कंक्लूड किया है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। सितंबर में हम लोगों ने इस समिट को रखा था, उसमें हमारे वर्ल्ड डेलीगेशन आई थी और वहाँ से हम लोगों ने अपने इस चीज़ को होस्ट किया था, G20 को होस्ट किया था। ये अभी न्यूज़ में क्यों बना हुआ है कि G20 में क्या होता है कि आपको प्रेसिडेंटशिप फिर दूसरों को देना पड़ता है। तो इसमें ट्रॉइका टर्म आता है, ट्रॉइका, उसमें 3 कंट्रीज़ हम लोग पहले से डिसाइड करते हैं कि इन्हीं 3 कंट्रीज़ में अभी फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स ये प्रेसिडेंटशिप इनके पास रहेगी और यहीं पर ये समिट ऑर्गेनाइज होगा। तो लास्ट ईयर इस ट्रॉइका में इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील थे। तो लास्ट ईयर ये समिट इंडोनेशिया में हुआ था, इस ईयर इंडिया में हुआ था। अब ये कहाँ पे होगा, ब्राज़ील में होगा। तो ये था कि ब्राज़ील वुड होस्ट द नेक्स्ट G20 समिट। इसको इंडिया ने क्या किया है, प्रेसिडेंटशिप सौंपी है। ये भी क्वेश्चन आपसे फ्रेम किया जा सकता है कि इस साल इंडिया ने होस्ट किया है
तो इंडिया ने किसको ये प्रेसिडेंटशिप सौंपा है, तो वो आंसर उसका हो जाएगा ब्राज़ील ने इसको ब्राज़ील को सौंपा है। नेक्स्ट ईयर ब्राज़ील वुड बी होस्टिंग दी G20 समिट। समझते हैं कि G20 है क्या, इतना चर्चा में बना हुआ है, क्या ये यूएन का बॉडी है या फिर इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, और इसमें कितने मेंबर्स कंट्रीज है और इसका पर्पस क्या है उसको लेकर समझते हैं। तो G20 क्या है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है। 1999 में बहुत तरह के क्राइसिस आए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस, वर्ल्ड जो है उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। तो जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स थे उनके वहाँ के जो मॉनेटरी पॉलिसी को जो हेड करते हैं वो गवर्नर वहाँ के, वो लोग एक जगह आकर मिले और उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि इकोनॉमी को कैसे ठीक किया जाए, वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे प्रॉस्पर रूप में रखा जाए ताकि वर्ल्ड का इकोनॉमी स्टेबल हो सके और प्रॉपर ग्रोथ हो सके। इसको लेकर सारे मेंबर्स एक जगह मिलते हैं, फिर यहाँ से उसकी शुरुआत होती है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ की शुरुआत होती है। ये मिनिस्ट्रियल लेवल में पहुँचता है 2008 के सब प्राइम क्राइसिस के बाद। 2008 में अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, उसके बाद ये जो था अभी तक जो गवर्नर लेवल तक का जो मीटिंग था, फाइनेंस मिनिस्टर लेवल तक का जो मीटिंग था, वो मिनिस्ट्रियल पोस्ट तक पहुंच गया। मतलब अब इसमें कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर्स होने लगे, मतलब मिनिस्टर्स लोग पार्टिसिपेट करने लगे आफ्टर 2008 सबप्राइम क्राइसिस। फिर उसके बाद हुआ क्या कि इसमें जो गवर्नमेंट के हेड होते थे, जैसे हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं पीएम मोदी, वो इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। फिर इसकी बहुत अहमियत इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, इसमें पर्टिकुलरली होता क्या है कि जितने भी टॉप इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड है वो इसके मेंबर है, जैसे कि USA, इंडिया, ये सब इसके मेंबर है। और इसमें क्या होता है, एक इसमें अभी रिसेंटली हम लोग क्या किया, इंडिया में जब समिट चल रहा था तो एक हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को इसमें ऐड किए हैं, जैसे अफ्रीकन यूनियन को, वो न्यूली इसमें ऐड हुआ है। तो पहले इसमें 19 कंट्रीज़ थे, 19 कंट्रीज़ और एक ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन। लेकिन प्रेजेंटली क्या सिचुएशन है, 19 कंट्रीज़ प्लस 2 ऑर्गेनाइजेशन है विच इंक्लूड्स यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन, ये इसके मेंबर्स है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि ये इसका पर्पस क्या था, क्यों बनाए थे, तो इकोनॉमिक सिचुएशन को ठीक करने के लिए बनाए थे। ये यहाँ स्लाइड में मेंशन भी है, G20 वाज फाउंडेड इन 1999 इन रिस्पॉन्स टू सेवरल वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस। सिंस 2008 इट हैज़ कन्वीन्ड एट लीस्ट वंस अ ईयर with summits involving each member head of the government of the state, finance minister or foreign minister or other high-ranking officials. The EU is represented by European Commission and the European Central Bank. Other countries, international organizations and non-governmental organizations are invited to attend the summit. Some permanently member. इसका ये मतलब हुआ कि कुछ अदर मेंबर्स को भी हम लोग इन्वाइट करते हैं। जैसे इस बार कुछ मेंबर्स को हम लोग इन्वाइट किए थे। इंडिया के इन्वाइटीज़ कौन थे, जैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार, वो इंडियाज़ के इन्वाइटीज़ थे। ठीक है, एक बात और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है जानना चाहिए G20 के बारे में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल GDP, ओवर 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। मतलब ये है, ये जो 19 कंट्रीज़ और 2 ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड के 85% ऑफ द ग्लोबल GDP को कवर करते हैं। तो समझ सकते हैं केवल इस 20 देशों से वर्ल्ड का 85% ग्लोबल GDP चलता है और ग्लोबल GDP मैनेज होता है। तो फिर ये इंपॉर्टेंट है, इनके इकोनॉमीज़ को स्टेबल रखना, इनके इकोनॉमीज़ में क्या हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन पे अगर कोई इफेक्ट पड़ता है तो पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा, उसका अदर पार्ट जो अदर कंट्रीज है, स्मॉलर कंट्रीज है, उनको भी उस चीज़ का इफेक्ट पड़ने लगेगा। ठीक है, तो 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इन्हीं कंट्रीज़ के द्वारा होता है और अबाउट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन जितने भी उसका 2/3 पीपल इन्हीं कंट्रीज़ में रहते हैं, इसी 20 देशों में रहते हैं। ठीक है, G20 काम कैसे करता है, दो प्लेटफॉर्म होता है, एक फाइनेंस ट्रैक होता है और एक शेरपा ट्रैक होता है। फाइनेंस ट्रैक में फाइनेंस मिनिस्टर्स और गवर्नर्स जो वहाँ के पर्टिकुलरली रिजर्व बैंक होंगे वो लोग अपना मीटिंग करते हैं। और शेरपा ट्रैक में हर कंट्री अपना एक शेरपा नॉमिनेट करता है। जैसे कि इंडिया अपना शेरपा बनाया था अमिताभ कांत को। अमिताभ कांत कौन थे, इंडियाज़ के शेरपा थे और वो हमारे एक्स CEO थे नीति आयोग। ठीक है, तो वो इंडियाज़ शेरपा थे। इंडियाज़ की प्रेसिडेंसी कब से कब तक थी, तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इंडिया के पास ये प्रेसिडेंसी था G20 का। ठीक है, और ये समिट इंडिया में न्यू दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि पीटी में पूछता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि थीम क्या था हमारा G20 प्रेसिडेंसी का, जो इंडिया होस्ट कर रहा था उसका थीम क्या था, तो थीम हमारा था वसुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये हमारा थीम था, जो इंडिया का जो प्रेसिडेंसी था G20 का उसका थीम था। और वहाँ पे जब ये मीटिंग्स हुई, वर्ल्ड डेलीगेशंस पहुँची थी, सब सारे लोग आए थे, तो वहाँ पे जो आउटकम निकल कर आया, सारे लोग एक कंसेंसस पे पहुँचे कि हमारे फ्यूचर में ये प्लान्स होंगे, इन्वायरमेंट को लेकर हम लोग ये करेंगे, इकोनॉमीज़ की फील्ड में हम लोग ये करेंगे और साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में हम लोग ये करेंगे। ये सारे कंसेंसस एक जगह लिखे जाते हैं, वो आउटकम निकलता है। वो आउटकम का क्या नाम था इसमें, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, तो सवाल आएगा कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट, तो इसका आंसर हो जाएगा द आउटकम्स ऑफ G20। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ था जो अदर सोर्सेज में कवर किया गया था G20, डार्क वेब और PM जनमन और PVTGS ग्रुप्स के बारे में। और ये
हाउदीज रिबल्स के बारे में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और इसको लेकर कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया, और ये एग्जाम रेलेवेंट कितना है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। मैप भी थोड़ा सा हम लोगों ने किया मिडिल ईस्ट में, रेड सी को लेकर, रेड सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन है, उसके कोड वर्ड को भी समझा, डेजी कोड को समझा। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स करना है और इसी तरीके से करना, उसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझना है, तब जाकर वो हमारे एग्जाम में हेल्पफुल होगा, नहीं तो फिर वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। ठीक है, इसी के साथ खत्म करते हैं अपने आज के करंट अफेयर सीरीज को।